हेलो एवरीबॉडी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कशन दूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले तो चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत के रिपब्लिक डे की सभी को बधाइयाँ। जो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं मेरे सामने उन्हें भी स्पेशल बधाई, और बाकी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर लगातार फॉलो कर रहे हैं कंटेंट को उन्हें भी सबको बधाइयाँ। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बधाई के किस तरीक़ा से हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितने कठोर परिश्रम से देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूं कि वो आज़ादी अभी सार्थक नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोग अभी भी देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। अभी भी भारत में देखता हूं मैं कि बहुत सारा ऐसा तबका है जिसे आज़ादी का जो जितना मिलना चाहिए था फल वो नहीं मिल पाया। खास तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा इस वीडियो की शुरू में कि अभी भी बहुत सारा तबका ऐसा है जिसके पास पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जो जिस मात्रा में साधन होने चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। कंटेंट भी उपलब्ध नहीं है, इवन दो उन्हें गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी कहीं नहीं मिलती। तो उन्हीं के लिए मैंने चैनल शुरू किया था। आज से 2 साल से ज़्यादा समय इस चैनल को हो गया। तो काफ़ी बच्चों की ज़िंदगियों में परिवर्तन मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ समय में इस चैनल ने किया है। तो आज उन्हीं स्टूडेंटों को ये मैं डेडिकेट करता हूँ जिन बच्चों को गाइडेंस उपलब्ध नहीं होती, जिन्हें दिशा नहीं मिलती और स्ट्रेटजी नहीं मिलती कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कैसे हम प्रिपेयर करें। इवन दो जो मेरी ये टॉक है, जो आज का मेरा लेक्चर डिलीवर है, वो देश के उन्हीं बच्चों को समर्पित है मेरी तरफ से जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं, जिन्हें एजुकेशन का जो मेन जहाँ तक एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए वहाँ उससे वो वंचित रहते हैं। अच्छे टीचरों की गाइडेंस उपलब्ध नहीं होती, उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, उन्हें कोई सपने दिखाने वाला नहीं मिल पाता, उन्हें कोई जीवन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए कहीं प्रेरणा नहीं मिलती। तो उन्हीं के लिए ये मेरा प्रयास है जिसे मैं इस चैनल के मार्फत पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस चैनल से फ़ायदा उठाते हुए देश के अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशनों में पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी बच्चों को इसका लाभ मिलता रहेगा। तो ये जो मेरी ओपन टॉक है ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर है, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिन्हें स्ट्रेटजियाँ नहीं पता होती, जिन्हें नहीं पता होता कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो एक वीडियो मैंने देश के बच्चों के लिए दी और काफ़ी पॉपुलर वीडियो वो बन गई है, कैरियर आफ्टर एमएससी फिजिक्स। तो पहले तो मैं उसी को मार्क करना चाहूँगा यहाँ कि सभी बच्चे उस वीडियो को ज़रूर देखने का प्रयास करें, खास तौर से जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लाखों बच्चों की ज़िंदगी में रोशनियाँ देगी। ऐसी वीडियो है जिसमें ये प्रयास किया गया है उस वीडियो में कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एमएससी के बाद कौन कौन से दिए जाएँ और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हमारा करियर पर आगे बढ़ सकता है। मैं उसमें कुछ चीज़ें मिस कर गया था क्योंकि एक ही वीडियो में जो आपके माइंड में चल रहा होता है सभी पॉइंटों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी इस टॉक में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रह जाएंगे जिन्हें मैं शायद ना डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ बता जाऊँगा कि जो शायद पहली वीडियो में हमें नहीं मिलेंगी। तो लगातार इस चैनल के कंटेंट को देखते रहे। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस खास तौर से क्योंकि फिजिक्स एक्सपर्ट के तौर पे मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ देश के बच्चों को और दुनिया को, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि खास तौर से कि फिजिक्स में क्या आपकी प्लानिंग हो, कैसे आप स्टार्ट करें जब आप कॉम्पिटिशन्स के बारे में सोचें। तो इस यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लिखे हैं जिनके लिए ये वीडियो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मूलभूत तौर से सभी कॉम्पिटिशन्स को प्रभावित करती हैं। जैसे एक हमारे पास बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक होता है कि आप कंसेप्चुअली साउंड बने। तो सबसे पहली जो कॉम्पिटिशन्स में रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि आप कंसेप्चुअली साउंड बने। तो मेरी जो पहला जो हिस्सा है इस टॉक का वो जाएगा कि आप कंसेप्चुअली साउंड कैसे बने, आपके कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग हो। तो आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग पर ध्यान करें कि भाई कंसेप्टों को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो पहली स्ट्रेटजी में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग पे मैं टॉक अपनी डिलीवर कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग में ध्यान रखें कि जो हमारे पास जो रेफरेंसेज हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे और हमारा सब्जेक्ट का परसेप्शन सोचने का वो चेंज होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि कॉम्पिटिशन्स में वही बच्चे ज़्यादातर कामयाब होते हैं जिनके कंसेप्ट बहुत साउंड होते हैं। स्टूडेंट के जनरली एक बात सुना माइंड में आती है कि भाई सर कंसेप्टों को कैसे साउंड किया जाए, हम कैसे कंसेप्टों को साउंड करें, ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत साउंड हों। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन या 2 दिन या 4 दिन में कंसेप्ट साउंड नहीं होते। इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, एक समय लगता है उन कंसेप्टों को साउंड करने में। तो आप सबसे पहले क्या सोचें कि यही सोचें कि हमें कंसेप्टों को साउंड करना है।
बच्चों के दिमाग में आता है कि सर किस तरीका से हमें तैयारी रखना है, क्या रेफरेंस हम ऐसे पढ़ें जिन्हें कंपटीशन के लिए हमारे कंसेप्ट साउंड हो जाए। मैं इस लेक्चर में सल्यूट करना चाहूँगा प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर को, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस है उनका फिजिक्स कम्युनिटी के लिए, और हमें गर्व है इस बात पे कि हमारे देश के अंदर प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जैसे लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स को एक दिशा दी है, और कंपटीशंस की दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी वीडियो के मार्फत मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें पिछली साल भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि वो मेरे हिसाब से पद्मश्री बहुत पहले से थे। जैसे सम्मान जो मिलते हैं, जैसे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला, तो आइंस्टीन नोबेल प्राइज़ से बहुत ऊपर थे, उससे नोबेल प्राइज़ की प्रतिष्ठा बढ़ी। आइंस्टीन तो उस नोबेल प्राइज़ पता नहीं कितनी बार उन्हें दिए जा सकते थे, उनके कंट्रीब्यूशन इतने थे, क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ों से बहुत ऊपर उठ गया था उनका लेवल। ऐसे ही प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर का कद है, जिनका कद अपने आप में इतना बड़ा है, फिजिक्स कम्युनिटी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान के जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने IITians बनते हैं बच्चे, जितने इंजीनियर्स बनते हैं, जितने बच्चे मेडिकल में डॉक्टर्स बनते हैं, देश के अंदर कितने PCS IAS बनते हैं, कितने लोग अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में रिसर्च करते हैं, इवन दो फॉरेन्स में भी उनके रेफरेंसों को कोट किया जाता है। तो सर ने लगातार काफ़ी फिजिक्स के लिए काम किया है, लगातार IIT कानपुर में वो प्रोफेसर रहे, तो उन्होंने 2 रेफरेंस लिखे, और मैं कहूँगा कि उन्होंने उन दोनों रेफरेंसों को लिख कर एक तरीका से अमरत्व प्राप्त कर लिया। अमरत्व इस सेंस में कि वो रेफरेंस ऐसे उन्होंने इतनी ज़्यादा हार्डवर्क के साथ में उनका कलेक्शन किया है, क्योंकि बुक्स जो लिखी जाती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ आदमी जो फिजिक्स बुक में लिख रहा होता है वो सब उसकी अपनी इंडिविजुअल होती हैं, डेवलप होती हैं फिजिक्स पहले से ही। और क्या होता है कि जब टीचर बुक लिखता है, क्योंकि कुछ रेफरेंस मैंने भी लिखे हैं देश के बच्चों के लिए, तो मैंने ये देखा है कि आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और आपके पास में जो बुक्स आपने पढ़ी हैं उनसे जो आपने सीखा होता है उसको आप सिस्टमेटिक देने का प्रयास करते हैं समाज को। तो प्रोफेसर एस.सी. वर्मा का रेफरेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि बच्चों के कंसेप्टों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो मेरे पास 2 रेफरेंस जो उनके चलते हैं वो दोनों याद आते हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मैं कहूँगा उन्हें, कि अगर कोई बच्चा दोनों बुकों को, उनकी बुकों को अच्छे से निकाल लेता है, बहुत अच्छे से, उनकी जो थ्योरी उन्होंने उसमें लिखी है बुक में, और साथ साथ जो उन्होंने उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस डाल रखे हैं। मैं क्या देख रहा होता हूं कि जब बच्चा नेट, गेट, पार्क, जेस्ट, टिफर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए प्रयास कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि कुछ हायर लेवल का हमें पढ़ना है। वजह यह होती है कि हम ऊपर का तो पढ़ते हैं, PG लेवल पर पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसे नीचे वाले जो कंसेप्ट को मिस करते हैं, और जो क्वेश्चंस हमसे नहीं निकलते वो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे जो कंसेप्चुअल, जो हमारी वीकनेस है, उसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। जिन स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, बहुत साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, करीब 25 साल से मैं लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। उन स्टूडेंटों को एग्जाम क्वालिफाई कराना मेरे लिए सदा ही आसान रहा जिनका कंसेप्ट बहुत साउंड होता है, और उन स्टूडेंटों को क्वालिफाई कराना मेरे लिए सबसे मुश्किल रहता है जिनका कंसेप्ट जो है बहुत पुअर है। स्टूडेंट क्या सोच रहा होता है कि हम बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सदा यही सोच रहा होता है कि हमें बड़े लेवल के रेफरेंसों को पढ़ने की जरूरत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाएं तो बहुत नीचे से शुरू करें, और शॉर्टकट के प्रयास में ना लगें। स्टूडेंट सोच रहा होता है कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए। मैं क्या देख रहा हूं, पीछे कुछ सालों से लोग कोचिंग सेंटर्स चला रहे होते हैं, वो कहते हैं श्योर सिलेक्शन होगा, हमारे सिलेक्शन की गारंटी है, और हमारे पास आए कैसे भी जो है हम क्वालिफाई करा देंगे। कोई दुनिया का शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स इस चक्कर में बिल्कुल ना लगे। इस वीडियो से मैं साफ कहना चाहूंगा देश के बच्चों से कि वो कोई शॉर्टकट ना ढूंढे, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक ही सक्सेस का एक ही रास्ता होता है, वो हार्डवर्क से जाता है, उन जगह से जाता है जिन पर स्टूडेंट नहीं सोचता, उनसे जाता है कि जहां हमारी वीकनेस है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप कंपटीशंस में इस वीडियो में जो मैं कहना चाहूंगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन मैं बोल रहा हूं कि आप भागे नहीं, जहां से आपके कंसेप्ट वीक है वहां से भागने का प्रयास ना करें, स्किप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कंपटीशंस में पता चला जिन पोर्शनों से आप स्किप करेंगे, पता चला वहीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आप सोचेंगे कि काश इन्हें मैं स्किप ना करता। तो कंपटीशंस में आप पलायनवादी बिहेवियर पे ना जाए, आपके लिए कोई पलायन के लिए मौका नहीं है। आपके पास एक ही मौका है कि जहां आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, आपने समझ रखा है, उस कंसेप्ट को तो रिवाइज करें। जिन कंसेप्टों को आपको लग रहा है कि आपको वो कंसेप्ट नहीं आते,
उन कंसेप्टों पे प्रयास ये करें कि उनको साउंड करें। तो सर की जो बुक आती है कंसेप्ट फिजिक्स के जो कंसेप्ट की बुक आती हैं 11th-12th स्टैंडर्ड पे उन्हें बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें बच्चे इवन तो पीसीएस आईएएस के लिए पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी कॉम्पिटिशन्स आपको देना है उन्हीं कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशंस की हैं वो बुक्स। तो आप क्या करें, उन बुकों को जरूर लें। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से आती हैं वो बुक और ज़्यादातर सिलेबस को कवर कर जाती हैं। तो आप जैसे ही उनको पढ़ना शुरू करते हैं, समय दें उनके पास, और क्या करें कि जब आपके कंसेप्ट साउंड बनने शुरू हो जाएं, फिर आप क्या करें कि बीच में मिसिंग ना करें। जो फिनोमिना है, जैसे कोई फिनोमिना आपने पढ़ा, जैसे इनकेस में कोई एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, इनकेस आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब आप पढ़ाते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपको क्या देखना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आप नीचे से शुरू करें पढ़ना। जहां भी आपको सर की बुक ले सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो उनकी बुक आ रही हैं, उन्हीं बुकों को आप क्या करते हैं कि वहां से पढ़ें। उसके बाद उसे ग्रेजुएशन के लेवल पर जाकर पढ़ें, फिर उसे पीजी लेवल पर जाकर पढ़ें, और जब पूरे फिनोमिना को पूरा सब कुछ पढ़ लें, फिर उसके ऊपर जितनी भी ज़्यादा अप्लाइड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं वो सॉल्व कर दें। तो आप क्या करें कि आप जब कंसेप्चुअली साउंड होना चाहते हैं तो क्या करें कि अपने 12th के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिकली बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि अब हम क्योंकि तैयारी नेट गेट की या हायर कॉम्पिटिशन्स की कर रहे हैं तो रेफरेंस जो है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा उन्हीं कंसेप्टों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। और उन्हीं कंसेप्टों से हमें क्या मिलता है, उन्हीं कंसेप्टों से हमें पता चल रहा होता है कि जो हमारे कंसेप्ट हैं अगर ये नीचे के हमारे साउंड हो जाएंगे तो हमें फिर आगे तक जाके दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप नीचे से ही बेसिक फंडामेंटल्स पर काम करें, सर की बुक ले लें। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर वो उसकी बुक थोड़ी लैंग्वेज जो टफ होती है या उनका कंसेप्ट जो है काफ़ी वाइड चला जाता है, हम उसे कवर नहीं कर पाते। तो उससे करें नहीं, बल्कि क्या सोचें कि जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि परफेक्शन कभी नहीं आता। कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में अगर आप ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा परफेक्शन आ जाएगा, हमें सब कुछ पता चल जाएगा, हम हर जगह पे साउंड हो जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि सब कुछ जो कॉम्पिटिशन्स की दुनिया है उसमें रिलेटिव चलता है। ईच एंड एवरीथिंग जो चलती है हमारी वो रिलेटिव चलती है। और रिलेटिव में क्या होता है बेसिकली कि रिलेटिव में ये चलता है हमारा कि जो कंपैरेटिवली बेटर होगा वो कंपटीशन में सफल हो जाएगा। आप ये सोचें कि कंपटीशंस, आप इन कंपटीशंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नाम लिख रखे हैं काफ़ी सारे, आप सोच रहे हो कि इनकी सबकी स्ट्रेटजियाँ अलग अलग होती हैं, तो मैं कहूँगा कुछ स्टेट पे जाकर अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मूलभूत होता है, जो फंडामेंटल्स होता है, वो सबका सेम होता है। अब ऐसा नहीं है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स डेवलप होकर आई तो वो एमएससी पे लेवल पे कुछ और बदल जाएगी या ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ और बदल जाएगी। उसका जो आधार है वो नीचे से ही चलता है। और हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि जिनका 11th-12th का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो कॉम्पिटिटिव दुनिया में या जीवन के अंदर ज़्यादा सफल रहते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि उनके फंडामेंटल साउंड होते हैं। जिनके फंडामेंटल साउंड होते हैं वो उसके ऊपर जो उनका आधार होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। उनका इतना ज़्यादा आधार मजबूत हो जाता है कि उन्हें कॉम्पिटिशन्स इतने आसान लगते हैं कि वो जो भी कॉम्पिटिशन्स देने जाते हैं उसी में सफल हो जाते हैं। कई बार मैंने स्टूडेंटों को क्या देखा कि एक स्टूडेंट, तो मैंने अपने स्टूडेंटों के बारे में मेरी अपनी धारणा रही है, बहुत स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे भी पढ़ाए कि वो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हुए वो सभी को क्वालिफाई कर गए, और कुछ स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते नजर आए। तो मैंने स्टडी करते हुए क्या पाया कि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा तेजी के साथ सफल हुए जिनके फाउंडेशंस बहुत मजबूत थे, जिनका 11th-12th पे कमांड ज़्यादा था, जिन्होंने 11th-12th के रेफरेंसों को अच्छे से पढ़ा भी था और उन्होंने अप्लाइड प्रॉब्लम्स को मेंटली सोचना भी शुरू कर दिया था और अप्लाइड प्रॉब्लमों को उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी था। तो आप क्या करें कि कॉम्पिटिशन्स के लिए जो मेरी पहली एडवाइस है वही है कि आप कंसेप्चुअली लें। कोई भी चीज़ जब आप पढ़ना शुरू करें, किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करें, तो उसे पीजी लेवल पे ना पढ़ें, बल्कि क्या करें, आप उसके कंसेप्ट को 11th-12th से ही शुरू करें पढ़ना। पहले 11th-12th पे उसके कंसेप्ट को पढ़ें, फिर उसे ग्रेजुएशन के लेवल पर पढ़ें, फिर उस कंसेप्ट को पीजी लेवल पर जाकर पढ़ें। जैसे आप इन केस मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, इन केस उनको क्या सोचना है कि एक स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी और लैग्रांजियन आ गया, तो उनको ये पता होना चाहिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लैग्रांजियन की सुपरियरिटी क्या है। अगर हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स सक्षम थी तो हमें लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन पर जाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो वहां से तो मैं ये पता चलेगा कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का इतना ज़्यादा एडवांटेज हमें नजर आएगा कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरा नहीं कर पा रही थी। तो हमें क्या पता चलता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में ये सोचना शुरू करते हैं कि भाई अगर इसकी लिमिटेशंस रही
यहाँ से कुछ बेटर मिल सकता था, तो फिजिक्स उसी तरीका से डेवलप होती है। आपने देखा होगा, खासतौर से वो स्टूडेंट जो लोग पीजी कर चुके हैं या जो पीजी कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले जो शुरू होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो लैग्रांजियन शुरू होता है। लेकिन स्टूडेंट यही नहीं सोचता कि लैग्रांजियन की जरूरत क्यों पड़ी। उसको यही नहीं पता चलता कि इसकी सुपैरिटी न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे क्या है। उसको यही नहीं पता चलता कि लैग्रांजियन हमें पढ़ने से ये फायदा होने वाला है। अगर वो इस फॉर्म में सोचना शुरू कर दे कि हमें इन चीज़ों का एडवांटेज, जो हाँ हम फिजिक्स में डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट डेवलपमेंट जो होता है वो हमें जीवन के अंदर प्रेरित करता है कुछ बड़ा करने के लिए। तो हमारे पास क्या है कि हमें अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि आपके पास कंसेप्ट जब आपके स्ट्रॉन्ग हो, तो दूसरा यह है कि फिनोमिनाओं के लिंक देखिए। आपके पास क्या हो कि फिनोमिनाओं के आप लिंक ढूंढें। स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये लिंक चीज कहां से आई। मैं कहूंगा ये लिंक चीज ऐसे आई कि आप फिजिक्स के डेवलपमेंट को अगर समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा खेल लिंक का है। हर फिनोमिना आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप फिनोमिनाओं को समझ रहे हैं, तो मैं अभी जैसे लैग्रांजियन का बार बार एग्जाम्पल दे रहा था, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को देखें तो फिर न्यूटन मैकेनिक्स को बढ़ाते उसके एप्लीकेशन पार्ट को जाने के बाद तुरंत से ये सोचना भी शुरू कर दें, क्या इसके अंदर कोई इसकी लिमिटेशंस है। जैसे ही आप उसकी लिमिटेशंस को समझेंगे तो पता चलेगा उस लिमिटेशंस को पार करते हुए कुछ ना कुछ आगे चीज फर्दर बढ़ती है। फिर जैसे ही आप फर्दर आगे पहुंचते हैं, आप लैग्रांजियन पर पहुंचते हैं कि लैग्रांजियन सुपीरियर है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बजाय। अगर हम लैग्रांजियन पर जाते हैं तो उसके सर्टेन बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। और क्योंकि मैं इस लेक्चर में नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि सभी चीजें, क्योंकि बहुत लंबी टॉक मेरी हो जाएगी, तो वहां से हमें यह पता चलेगा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जैसे ही लिमिटेशंस आती है, लैग्रांजियन उससे सुपीरियर होता है। लेकिन फिर जब लैग्रांजियन की अपनी लिमिटेशंस आती हैं तो हैमिल्टोनियन उससे भी कुछ सुपर होता है। तो वहां से हमें यह पता चलता है कि ये एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है जिसमें क्या होता है, हमें लिंक की जरूरत है। और अगर हमें लिंक पता चल जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और हम कॉम्पिटिशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होने लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। स्टूडेंट फिजिक्स को बेसिकली बोझल तरीके से पढ़ते हैं। मेरी स्टूडेंट से ये आग्रह है कि वो इसे बोझल ना करें। ये बोझल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर आपके साथ फिनोमिनाओं का सीक्वेंस आपको समझ आता है, आपको फिजिक्स का डेवलपमेंट पता चलता है, फिजिक्स की आप हिस्ट्री समझते हैं, आप फिनोमिनाओं की हिस्ट्री समझते हैं, तो आपका इस सब्जेक्ट को सोचने का जो आउटलुक है वो टोटली चेंज हो जाता है। और जरूरत किस चीज की है? कंपटीशन की दुनिया में बच्चे सफल क्यों नहीं होते, उसका एक रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि लोग क्या कर रहे होते हैं, कॉपी करते हैं। जनरली क्या करते हैं, सफल लोगों की कॉपी करते हैं। हर इंसान के लिए एक की प्लानिंग दूसरे के लिए यूजलेस हो सकती है। हर की अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है क्योंकि हर का वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन डिफर होता है। मैं किसी दार्शनिक का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, इसे कोट कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि हम जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हम दूसरों की जीवन की कॉपी करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दूसरे की सिचुएशंस कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी सिचुएशंस से अनुकूल हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, हो सकता है किसी का क्लासिकल मैकेनिक्स साउंड नहीं है, हो सकता है उसकी EMT साउंड हो सकता है उसकी क्वांटम साउंड हो। जिसकी EMT और क्वांटम साउंड है उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उसके लिए कंपटीशंस की क्वालिफाई करने की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली बदल जाएगी। जिनकी साउंड नहीं है उनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या करें कि अपनी स्ट्रेटजी को सुने। जैसे मैं क्या देख रहा हूं, चैनलों पे ज्ञान बांटने की बाढ़ आ गई है। अगर आप मुझसे पूछो तो दुनिया के अंदर सबसे आसान काम हो गया है आज की डेट में ज्ञान का प्रचार करना। और वो लोग जिन्होंने कंपटीशंस की दुनिया में कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया, वो भी दुनिया को प्लानिंग दे रहे हैं। जिन्होंने पता चला कंपटीशंस में एक कंपटीशन नहीं कभी क्वालिफाई किया, जिनका कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किया, वो भी प्लानिंग बता रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं। तो सपने दिखाते हैं बच्चों को और उन सपनों के जाल में फांस लेते हैं बच्चों को। ऐसे सपनों के जाल में फांसते हैं, बच्चा सोच रहा होता है कि बस ये हमारी जीवन के अंदर बस एकदम से हमें सफल बनाने वाले हैं, जबकि वो खुद ही सफल नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय पर जहां चैनलों की बाढ़ आ गई है, जहां लोग ज्ञान बांट रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं ये भी सावधान करना चाहूंगा बच्चों को, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर के टच में रहते हैं, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है।
बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो सपने तो दिखाते हैं लेकिन 2-4 साल बच्चे की खराब कर देते हैं और जीवन का जो बेस्ट टाइम होता है वो बच्चों का कहीं खराब हो जाता है। तो गुरु बनाए लेकिन गुरु भी ऐसा हो कि जिसके पास कुछ हो, नहीं तो क्या होगा, वो आपको लोग क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली जो ये सेंटर्स खुल गए हैं, और मैं इस चीज़ में ये कहूँगा कि बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी कर रहे हैं ऐसा, लेकिन कुछ तादाद अब ऐसी बढ़ती जा रही है। मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो इस फील्ड में आ गए हैं जिनके जो बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है उन लोगों से, खासतौर से। तो स्ट्रेटजी जहां आप ले रहे हैं, जिनके साथ आप प्लानिंग बना रहे हैं, उनके पास जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो एक्सपीरियंस होता है, कि एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास में या नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जब आप कंटेंट को लें, लिंक को समझें। तीसरा क्या है कि जो सेलेक्टिविटी है कंटेंट की, उसमें बहुत सावधान रहें। सेलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट आपको सफल बनाती है कि आप कंटेंट को, किन लोगों के कंटेंट को सेलेक्टिव चूज करते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, चैनल जैसे बाढ़ में होते हैं तो वो ऐसे चैनलों पे चला जाता है कई बार जो उसे गुमराह कर देते हैं। तो कंटेंट की सेलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक चीज मैं कंपटीशंस की दुनिया में बताऊंगा, मैंने बहुत सारे कंपटीशंस लिखे हैं लेकिन सभी पे फिर से ये नियम लागू है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात फिर से बोलना चाहूंगा कि आपके पास सेलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट एक ऐसा है कि ये आपकी लाइफ में बदलाव देता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी चीज करती है, तो मैं कहूंगा सेलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट। ये जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि आप कंटेंट के मामले में कितने सेलेक्टिव हैं। और सेलेक्टिव का मतलब ये होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ के लिए। जब आप कंपटीशंस की दुनिया में जाएं तो इस ओपन टॉक में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आप कंपटीशंस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और कंपटीशंस की रिक्वायरमेंट और सब्जेक्ट की जानकारी एक अलग चीज होती है। उस अंतर को भी समझें। आप पेपर के प्रति इमोशनल होकर ना पढ़ें, बल्कि क्या सोच के पढ़ें, आप पढ़ते समय पे सोचें कि आप कंटेंट उसको पढ़ रहे हैं जो कंटेंट हमारे कंपटीशंस में पूछा जाना। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो रेफरेंसेज हों वो ऐसे हों कि जो क्वालिटी रेफरेंसेज हों। बहुत सारी बुक आप पढ़ रहे होते हो, उसमें कंटेंट की क्वालिटी वाला नहीं होता। वो खुद टीचर जो लिख रहा है वो बेसिकली खुद कंफ्यूज है सब्जेक्ट में, तो वो क्या करेगा, उसका कंटेंट पढ़ के वो तुम्हारा कंसेप्ट कैसे क्लियर कर सकता है। महान लोगों के रेफरेंसेजों को पढ़ने से, महान लोगों की बुकों को पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर पता होती है चीजों की, ऐसे चीजें हो रही हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि वो दिशा भी स्टूडेंट को उसी फॉर्म में देता है। जो खुद ही कंफ्यूज है वो किसी को कैसे जीवन के अंदर क्रिस्टल क्लियर कर सकता है पिक्चर्स। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा कि आप सेलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट पर बहुत सावधान रहें, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जीवन के अंदर में, कुछ मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं कंपटीशंस की दुनिया में कि स्टूडेंट 1 या 2 बार असफल होता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और फिर कलेक्शन बढ़ा लेता है बुकों का। वो क्या करता है कि उन अपनी बुकों पे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जो बुक उसके पास है, और फिर वो क्या करने का प्रयास करता है, वो कलेक्शंस को बढ़ा लेता है बहुत सारी बुकों का, और फिर क्या होता है उन बुकों में खो जाता है, और फिर पता चला उसका कॉम्पिटिटिव दुनिया में कहीं दूर दूर तक भी सिलेक्शन नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सेलेक्टिविटी ऑफ बुक इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा। कॉम्पिटिशंस क्वालिफिकेशंस के लिए जरूरी क्या है, आपको पढ़ना है कि लेसर आपको इनपुट लगाना है, आपका इनपुट कम लगे और मैक्सिमम आउटपुट आपके लिए गेन हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेसर इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। स्टूडेंट ये सोचता है कि तो सर ने बहुत सिंपल सी बात कह दी। ये जीवन दर्शन है इन्हीं 2 शब्दों में, लेसर इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। जो बच्चा इस बात को समझ लेगा उसे कंपटीशंस की दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। यही चीज है जो सबसे अलग करती है एक सेलेक्टर को और एक रिजेक्टर को। दुनिया के अंदर हर इंसान चाहता है कि वो सफल हो जाए, लेकिन जनरली मैं क्या देख रहा हूं कि इस सिद्धांत का पालन बच्चे नहीं कर रहे हैं लेसर इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के लिए।
बच्चे पूछेंगे सर ये तो हम भी सब चाहेंगे कि इनपुट कम देना पड़े और आउटपुट हमारा ज़्यादा आ जाए। जिस बच्चे ने इस बारे में सोच लिया वो क्या करेगा उसे मैं बताता हूं। वो कलेक्शन ऑफ द बुक पढ़ाएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि आपने कलेक्शन ऑफ बुक बढ़ा लिया इसका मतलब यह है कि इनपुट आप ज़्यादा देना चाहते हो। और आप यकीन रखें इस बात का, मेरा बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। पता नहीं कितने प्रोफेसर्स बना दिए, कितने सारे बच्चे साइंटिस्ट हो गए, कितने ही बच्चे जीवन के अंदर सफल हो गए। हमने पूरी देश के लिए एक खांसी दे दी है। तब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, देश में जाएंगे, इवन दो फॉरेन में भी इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं लैबों के अंदर कि मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। और स्टूडेंटों ने बहुत बार जीवन के अंदर ऐसा कुछ दिया है कि जो मुझे भी प्रेरित करता है कुछ और ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि मेरी जो इच्छा है वो लगातार बढ़ती जाती है। उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ में, क्योंकि मैं स्टूडेंट के बहुत क्लोज रहा हूँ, मैंने बच्चों का स्ट्रगल देखा है, मैंने उनको महसूस किया है, मैंने सदा उनसे उनका वो दौर देखा है, बहुत सारे बच्चों का जो बहुत कष्ट में जिए हैं, और ऐसे ऐसे दौर उनके देखे हैं कि जहाँ उनको पूरे जीवन के अंदर पूरा ही कॉन्फिडेंस वो लैक कर गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसे महसूस कर जाते हैं कई बार कि सर ने हमारा नाम कोट किया, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं इतना बताना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों के स्ट्रगल को पाके मैंने क्या देखा है कि जीवन की दो धाराएं चलती हैं। एक कंपटीशंस, क्योंकि एक चीज़ जरूर जीवन में याद रखें कि दुनिया में ये सच है कि सब कंपटीशन में सफल नहीं होने वाले। ये अल्टीमेट सच्चाई है, दुखद है लेकिन सच है। वजह क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड के बाद में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि सभी सफल हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर एग्जाम में। एज ए टीचर तो मैं चाहूंगा मेरे हर स्टूडेंट सफल हो। जो भी बच्चा मेरे चैनल पे है, जो मेरे सामने है, जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं, जिन्हें मैं गाइड कर रहा होता हूं, मैं चाहूंगा कि सबका सिलेक्शन हो। एज ए टीचर सबको यही चाहते हैं, माँ बाप सभी के यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो जाए। लेकिन साथ साथ महत्वपूर्ण क्या होता है कि उस सिलेक्शन के लिए कॉस्ट पे करनी होती है। यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बहुत दर्दनाक है, ऐसी दर्दनाक है कि उस पर आप जब सोचना शुरू करोगे तो आपको ये जरूर सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि सर कुछ कड़वा बोल रहे हैं लेकिन अच्छा बोल रहे हैं। वो बच्चा, एक बच्चा ऐसा है जो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद अपनी जरूरी चीजें पूरी करने के बाद अपनी बुक पर पहुंच जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक उसके पास प्लानिंग होती है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। वो इनर मोटिवेट रहता है, उसे पता है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा बनना है। मैं धरती पे दुनिया में ऐसे ही नहीं आया, मैं धरती पे बोझ बन के नहीं रहना चाहता, मैं समाज के लिए कुछ देना चाहता हूँ। वो बच्चा जो अपने माँ बाप की तरफ देखता है, टीचर की तरफ देखता है, तो उसे ये ख्याल आता है कि मुझे इन्हें जवाब देना है। और जवाब बच्चे का वही होता है, जब वो बच्चा सफल होता है वही जवाब होता है सबसे बड़ा। तो एक बच्चा के माइंड में तो ये चल रहा होता है कि मुझे इन सब चीज़ों को देख कर चलना है। और एक स्टूडेंट, जो बच्चे अपना समय किल कर रहे होते हैं, फ़ोनों पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, चैटिंग में लगे रहते हैं, एक उसमें खो जाते हैं। वो उन बच्चों के साथ ही इन्वॉल्व हो जाता है जैसे वो बच्चे जो अपना समय किल कर रहे हैं उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहा होता है। तो जीवन दर्शन में इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक अपने सपनों को देख के और उन पे अपने खुद को कंट्रोल करके, आत्म संयमित रह के और अपने जीवन को पूरा का पूरा फोकस करके अपनी लाइफ को अगर एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन में नहीं रोकती। तो जीवन में जहां भी जाएगा उस सफलता उसका पीछा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लगातार सफल हो रहा है, लेकिन ये सोचने का प्रयास नहीं करते कि इसकी सफलता का कारण क्या है। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, वो हर बच्चा सफल होता है जो इनर मोटिवेट होता है, जो समाज को देना चाहता है, जो परिवार को देना चाहता है, जो अपना समाज में सम्मान चाहता है, जो जीवन में चाहता है कि वो जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कर जाए कि जैसा कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। उसका इंस्पायरेशन कहीं आइंस्टीन में होता है, उसका इंस्पायरेशन कहीं न्यूटन में होता है, उसका इंस्पायरेशन कहीं मैक्सवेल में होता है। वो फॉलो करने का प्रयास कर रहा होता है हाइजेनबर्ग को, बोहर को। उसके दिमाग में हर समय चल रहा होता है कि इन लोगों का विजन क्या था, कैसे ये लोग महान बन गए। और एक स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि चाहते बहुत हैं, सपने देख रहे होते हैं, चैनलों पे जा के देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, हमें सफल बना दे कोई चैनल। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। इल्यूजन की दुनिया से हमें बाहर आना होगा।
हमें उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि हम जीवन के अंदर अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें खुद ही अपने अंदर से अंतर प्रेरणा जगानी होगी। मैंने भी मोटिवेशनल कुछ टॉक दिए, पहले भी दिए, आज भी मैं मोटिवेशनल टॉक ही कहूंगा इसे, जो भी मैं डिस्कशन दे रहा हूं। लेकिन मोटिवेशनल टॉक में अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो एक ही सबसे महत्वपूर्ण होती है कि मोटिवेशंस जो होते हैं वो कुछ समय काम देते हैं, दूसरे के द्वारा किए गए मोटिवेशंस, और इनर मोटिवेशंस जीवन में सदा जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन एक्सटर्नल है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा दिन नहीं चलता, और इनर मोटिवेशंस जो है वो बहुत दूर तक ले जाता है। हर वो इंसान महान बन जाता है जो उस महान बनने की कीमत को पे करता है। आप अगर दार्शनिकों को पढ़ो, आप उन लोगों को पढ़ो जिन लोगों ने फिजिक्स को सींच के सामने रखा, तो आप यकीन से मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने उसकी कॉस्ट को पे किया है। तो स्टूडेंट सोच रहे होते हैं सर कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी? यही कॉस्ट पे करनी पड़ती है कि आपके पास सुबह से लेकर शाम तक का एक विजन हो। आप जैसे ही सुबह उठें तो आपके माइंड में ये पूरा दिन का एक प्रोग्राम और एक शेड्यूल बन जाए। आपके माइंड में रहे कि आज हमारा टारगेट लाइफ का ये है कि आज हम इतना कुछ करके रात को तब सोएंगे जब हम इतना टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है और आप बिस्तर पर जाएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और साथ साथ मैंने तो ऐसा देखा है पढ़ते समय, मैंने क्योंकि बहुत समय तक मैंने किताबों के साथ ही रहता हूँ, मेरी दोस्ती भी किताबों से ही है, अभी भी मैं किताबों में ज़्यादा पसंद रहता हूँ रहना। तो मैंने क्या देखा है कि शुरू में बुक्स निश्चित तौर से रिपेल करने का प्रयास करती हैं, शुरू में रिपल्सन आता है बुकों से, लेकिन जब आपके जीवन का वो पार्ट बन जाती हैं, आपकी दोस्ती उनसे हो जाती है, आप हर समय ये सोच रहे होते हैं कि अब मुझे इससे अच्छा रेफरेंस कौन सा पढ़ना है, तो आप निश्चित तौर से आपको जीवन में कौन रोक सकता है सफल होने से? कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, आपके पास पूरे दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, आपके पास जीवन के अंदर कोई दर्शन नहीं है, आपको कोई मोटिवेशंस नहीं आता, आप इनर मोटिवेट नहीं होते, आप समाज को कुछ देने के लिए नहीं सोचते, आप अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, आप अपने गुरुओं के बारे में नहीं सोचते, तो आपको कौन सफल करने वाला है? कोई भी नहीं सफल करने वाला। तो महत्वपूर्ण क्या है कि महत्वपूर्ण है कि आपका इनर मोटिवेशन साउंड हो। आप एक्सटर्नल मोटिवेशंस ना ढूंढें, आप जीवन के अंदर आप एक्सटर्नल मोटिवेशंस ढूंढने का प्रयास ना करें। आप इस चीज का प्रयास ना करें कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है आपकी जिंदगी में कि कोई दूसरा इंसान आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने वाला है। एज ए टीचर की एक लिमिटेशंस है। क्यों? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पास उनका इंटरेक्शंस होता है, एक सीमित समय को होता है। बच्चा मेरे पास से दूर चला जाता है, अपने घर पे रहता है, तय होता है कि आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आप समय के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, आप समझते हैं कि समय हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ाएगा, समय हमें जीवन के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगा, तो निश्चित तौर से ले जाएगा। लेकिन फ्यूचर उन्हीं लोगों का ब्राइट होता जो प्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। जिन लोगों ने प्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज किया है, जिन्होंने प्रेजेंट के समय को समझा है कि एक एक मिनट की जीवन में कीमत है, वो समझते हैं, उन्हें माहिर बनने से कोई नहीं रोकता। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सफलता और असफलता का असर पैमाना क्या है, तो मैं कहूंगा सफल आदमी हर समय पे उसके पास एक विजन होता है। हर पल का उसे ये पता होता है कि उसका अगला पल किस समय, वो अपने किस समय को कहां खर्च करने वाला है। और हर वो बच्चा असफल होता है जिसको वो जीवन के अंदर जी तो रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई विजन नहीं, उसको नहीं पता अगला पल उसका कहां जा रहा है, उसको प्रेजेंट ही नहीं पता कि वो कहां खर्च कर रहा है। तो इस वीडियो के मार्फत मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर अगर सफल होना चाहते हो, समय की कीमत को समझो, इनर मोटिवेशंस को साउंड करो, और लगातार आपके पास कंटेंट ऐसा हो जो लगातार आपको मोटिवेट करता रहे। मैं देखता हूं कि कंपटीशंस की दुनिया में जब बच्चे जाते हैं तो क्या उनके पास होता है कि थोड़े से समय के अंदर उनके दिमाग में ये चीजें आ जाती हैं कि हम सफल नहीं होंगे, बहुत जल्दी से हिम्मत हार जाते हैं। याद रखें, अगर तुम जीवन के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के तौर पर जाके देखेंगे, आप देखें कैलकुले को कैसे कैलकुले बेंजीन स्ट्रक्चर पर पहुंचे। आप फैराडे को पढ़ो कि फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीका से फिनोमेना आया, तो आपको पता चलेगा कि भगवान भी केवल उनके साथ खड़ा होता है एक दिन जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन की सारी पूंजी अपने एक्सपेरिमेंटों पर लगा दी, अपने सोचने और अपने ऐसे मिशन के ऊपर लगा दी कि जिन्होंने उसे अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। जब कैलकुले बेंजीन स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे तो मैं पढ़ रहा था कहीं, पूरे दिन रात उनके दिमाग में बेंजीन ही चलती रहती थी। और मैंने पढ़ा कहीं रेफरेंस में
एक दिन सो गए हार थक के, और उन्होंने 2 सांपों को देखा ऐसे लिपटे हुए, और भगवान ने उन्हें कहीं ना कहीं एक इशारा दे दिया कि इस तरीका से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, और वो उठे और उन्होंने स्ट्रक्चर खींच दिया, जिस बेंजीन स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। फैराडे जिस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए काम कर रहे थे, दिन रात काम करते थे। अगर आप वोल्टा को पढ़ना चाहते हो तो आपको पता चलेगा वोल्टा कितने घंटे मेहनत करते थे। आज वोल्ट यूनिट पड़ गई। ये बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वोल्टा से ज्यादा मेहनती शायद ही कोई इंसान पैदा हुआ है। आप ये भी नहीं सोच सकते कि जिस बल्ब की उत्पत्ति हुई और बल्ब हमारे सामने आया, कितनी मेहनत की इस बल्ब के आविष्कारक ने, कितने सारे एक्सपेरिमेंटों से जीवन गुजरा जब ये हमारे सामने आ गया। तो उन फिजिक्स में उन लोगों को देखो जिन्होंने हमें सींच के रख दिया, जिन्होंने हमें ये फिजिक्स दे दी, और आप आज हमारे जीवन का एक अध्याय बन गए। हमने देखा यूनिट बन गई, वोल्ट आज एक यूनिट है वोल्टा के ऑनर में। एम्पियर से इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते तो करंट की यूनिट बन गई एम्पियर। न्यूटन फोर्स पर काम करते तो फोर्स की न्यूटन बन गई। तो लोगों ने कितने कितने बड़े इतिहास रच दिए, किताबों में अमर हो गए। हमें क्यों नहीं प्रेरणा मिलती कुछ बड़ा करने की? हम क्यों नहीं सोचते इस बात को कि कुछ हम दुनिया में आए हैं तो कुछ दुनिया को देकर जाएंगे। एक छोटी सी नौकरी के लिए हमें सोचना पड़ता है कि एक हमें छोटी नौकरी मिलेगी या नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं बन जाते, अपने आप को इस स्टेज पे क्यों नहीं पहुंचा देते जहां पे नौकरियां आपका पीछा करें? स्टूडेंट सोचता है कि सब कुछ शॉर्टकट में मिल जाए, उसे मेहनत ना करनी पड़े और उसे जीवन में वो कामयाब हो जाए। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। आपको निश्चित तौर से सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि हमें जीवन के अंदर अगर अचीवमेंट के साथ जाना है, हमें जीवन के अंदर कुछ बुलंदियों तक जाना है, तो आपको पता चलेगा उसका एक ही रास्ता जाता है, वो हार्डवर्क है। और दूसरा उसके साथ साथ हार्डवर्क के साथ एक सेलेक्टिविटी ऑफ द कंटेंट, जो आपको रखना है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस पर आपको सोचना है। दूसरा क्या है, लेसर इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट पर आपको काम करना है। आपको सोचना है कि केवल और केवल आप वो चीज पढ़ेंगे जो पेपर में पूछी जाने वाली है। मैं भी कंपटीशंस की दुनिया में असफल रहा हूं, मेरी भी असफलताएं हैं, सफलताएं बहुत सारी मेरे पास है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं जीवन के अंदर असफलताओं के साथ नहीं हूं। मेरे भी अपने असफलताएं हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन के अंदर असफलताएं इसलिए पाई क्योंकि मुझे जीवन के अंदर जिस समय जरूरत थी मेरे साथ कोई टीचर नहीं था, मुझे कोई दिशा देने वाला नहीं था। मैंने भी कंपटीशंस में, मैं आईएएस में फेल हुआ, मुझे आज भी महसूस होता, मैं दिन रात पढ़ता था, लेकिन क्या वहां से मैं सीख के आया जो मैं शेयर करूंगा। वहां से मैंने ये सीखा कि सेलेक्टर्स वो पढ़ता है जो पेपर में आने वाला है, और रिजेक्टर वो पढ़ता है जो पेपर में नहीं आने वाला। इसलिए टीचर की महत्ता है। मुझे भी कोई अगर हाथ पकड़ने वाला मिलता जो मुझे ये बताता कि बच्चे ये पेपर में नहीं आने वाला, इसको नहीं पढ़ना है, पेपर में ये आने वाला है, केवल ये पढ़ना है, तो मैं भी शायद जीवन के अंदर आज कहीं बहुत बड़ी पोस्ट पे आईएएस कमिश्नर बैठा होता। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। मुझे ये चीजें निराश भी नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भगवान ने मुझे इस फील्ड में रोके रखा। मेरे पास सफलताएं भी रहीं, अभी मेरा पीछे कुल सचिव में भी चयन हुआ, और भी मेरे बहुत सारे चयन रहे, मैं छोड़ता रहा सारे चयनों को। मैंने आईआईटी को छोड़ा, मैंने जिन कितने ऑर्गेनाइजेशन छोड़े जिनमें मैं जा सकता था, मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों की जिंदगियों में परिवर्तन दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वो बच्चे जिस समय पे मुझे जरूरत थी, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे जब ढूंढें तो मैं कहीं उन्हें कहीं रोशनी के तौर पर मौजूद रहूं, और उस समय पे उनकी मदद करूं जिस समय उन्हें जरूरत है। उसके चलते क्या होता है कि एज ए टीचर मैं महसूस करता हूं कि वो हजारों लाखों की जिंदगी में रोशनियां दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर भी निश्चित तौर से काम करते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। अगर अभी भी जरूरत है देश के अंदर, मैं चाहूंगा इस चैनल के मार्फत, इस वीडियो के मार्फत अपील भी करूंगा, देश को बहुत योग्य शिक्षकों की जरूरत है। बहुत अंधकार है देश के अंदर, बहुत ज्यादा परेशानी है बच्चों के साथ, बहुत सारे शिक्षकों की ऐसों की जरूरत है जो बच्चों को रोशनी दें, बच्चों को सही रास्ता दें। तो इस वीडियो के मार्फत मैं कहूंगा कि कहां से आएंगे वो शिक्षक। जब मेरे दिमाग में ये माइंड में आता है तो मैं तुम ही में ढूंढता हूं, उन शिक्षकों को ढूंढता हूं, इस चीज को कि तुम ही लोगों को, हम लोगों के बाद, क्योंकि इस रंगमंच पे मैं आज ये काम कर रहा हूं, कल को तुम्हें करना है, तो उसे शिद्दत के साथ एक्सेप्ट करो कि भाई हम एक योग्य शिक्षक कैसे बने। मेरी एक सीमा है, मैं कितने बच्चों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, लेकिन जिन स्टूडेंटों को मैं दिशा दे रहा हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह हैं, आईआईटी में प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छी जगह पे एनआईटी में प्रोफेसर्स हैं, कॉलेजों में तो पता नहीं कितने प्रोफेसर्स हैं। लेकिन मैं क्या कहूँगा इस वीडियो से, जो मेरे स्टूडेंट भी देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि अपना शिक्षक धर्म बहुत अच्छे से निभाएं।
ऐसा निभाएं कि बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, बहुत जरूरी है कि बच्चों को सपने दिखाना, बहुत जरूरी है उनकी काउंसलिंग करना। जब बच्चा गलत दिशा पे जा रहा हो, बहुत जरूरी है उन्हें सही दिशा को देना। शिक्षक का काम केवल ऐसा नहीं है कि बोर्ड पाया और पढ़ा दिया, वो काम नहीं है, वो तो एक पार्ट है आपका। उसके अलावा सबसे बड़ा काम एक शिक्षक का जो मैं मानता हूं वो है बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन। बच्चा जब गलत दिशा में जा रहा हो उसे सही दिशा पे लाना। आपका यह प्रयास बने रहना चाहिए कि बच्चे का कोमल मन होता है और बहुत बार डेविएट होता है लाइफ के अंदर, जरूरी होती है, इसीलिए शिक्षक का योगदान बड़ा माना जाता है, इसीलिए भगवान से भी ऊपर उसे माना जाता है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि बच्चा जब डाइवर्ट हो रहा होता है तब भी वो प्रयास कर रहा होता है कि सही दिशा में लाना है। तो शिक्षकों को अपने योगदान के बारे में इसलिए सोचना चाहिए कि वो केवल क्लास के बोर्ड तक अपने आप की जिम्मेदारी को ना माने, उससे अलावा बच्चों को के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ फ्रेंडली रहें, उनके साथ उनका संवाद ऐसा हो कि उन बच्चों को भी प्रेरित करें और उन बच्चों के लिए एक दिशा भी हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों को इस वीडियो से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, जब भी मैंने किसी स्टूडेंट की मदद के लिए कहा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट ही होते हैं मदद के लिए, इस वीडियो के तहत उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को सही दिशा भी दी, राह भी दिखा रहे हैं बच्चे, और उन्हें आगे भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चे का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सेवाएं की हैं मेरे बच्चों ने भी, जिन बच्चों को पढ़ाया, बड़ा गर्व होता है उन बच्चों पे इस बात का कि उन्हें जो संस्कार दिए, उन संस्कारों पे वो 2 कदम आगे बढ़ के गए। जो उनसे अपेक्षाएं की हैं उससे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा वो काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे आग्रह फिर करूँगा इस वीडियो में कि वो भी करें। और आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट यहाँ सुन रहे हैं मेरे इस लेक्चर को, उनसे ये आग्रह करूँगा कि वो एक योग्य शिक्षक बने, क्योंकि देश में योग्य शिक्षकों की जरूरत है। क्योंकि एक योग्य शिक्षक बहुत जिंदगियों को प्रभावित करता है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई प्रोफेशन, मुझे नाज है इस बात पे, गर्व है अपने आप पे कि मैं एक शिक्षक हूं, क्योंकि जितना जीवन को परिवर्तित करने का एक शिक्षक को मौका मिलता है दुनिया में किसी को नहीं मिलता। इतना योगदान हमारे शिक्षकों ने दिया है देश में, इतना योगदान दिया है कि हमारा देश जो है योग्य शिक्षकों की भरमार रहा करती थी। लेकिन पीछे मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि इस प्रोफेशन को लोग ये सोचते हैं कि ये कहीं निम्न स्तर का प्रोफेशन है, जबकि मैं ये मान के चलता हूं कि इससे उच्च स्तर का प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीवन में जितने परिवर्तन करने का मौका एक शिक्षक को मिलता है, दुनिया में किसी चीज को नहीं मिलता। दुनिया का कोई इंसान इतने जीवनों को परिवर्तित नहीं कर सकता एक शिक्षक जितना जीवन को परिवर्तित करता है। तो आग्रह करूंगा कि आप शिक्षक बने, और शिक्षक ही ना बने, योग्य शिक्षक बने, जो क्या करें कि जीवन में हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी में रोशनियां दें। ये चैनल भी मैंने इसीलिए चला रखा है, और मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एक ही है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के अंदर सब अंधकार मिट जाए। एक फिजिक्स कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी उभर के आए कि जिसके अंदर जो जिंदगियां हैं वो पूरी, पता नहीं, हजारों लाखों की जिंदगियां परिवर्तित हो जाए। मैं हर समय सोचता रहता हूं इस चीज को कि बच्चों की जिंदगियों में कैसे परिवर्तन लाऊं। हर समय मुझे मोटिवेशन आता है इस चीज को सोच के कि ये बच्चे जो अंधेरे में हैं इनकी जीवन में कैसे उजाला लाया जाए। तो ये जो प्रयास है वो आप सभी लोगों के लिए है। मैं काफ़ी महत्वपूर्ण बातें और जो बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो ये है कि आप एग्जाम की क्वालिफाई के लिए और आप क्या रखें। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा, कुछ बहुत ही बड़ी बातें इस वीडियो में मैं बोलूँगा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बोलूँगा कि आप जीवन के लिए सफल होना चाहते हैं तो नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर आपको सफल होने वाला एक इंसान बनना है या बनाने वाला बनना है, जीवन के अंदर केवल वही इंसान महान बना है आज तक जिसने दुनिया के अंदर परिवर्तन दिए हैं। जिन बच्चों ने जीवनों को ये सोचा है कि मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं समाज के लिए जीऊंगा और कुछ समाज के लिए कुछ बड़ा करके जाऊंगा। हर वो इंसान महान होता है जो जिसका नाम लेने के बाद 1000, 2000, 10,000, 20,000 या लाखों लोग ये कहने लगे कि हाँ, इस इंसान ने जीवन में परिवर्तन दिया है इंसान की में। इंसान दूर तक नहीं जाता, इंसान के विचार दूर तक जाते हैं। अगर आप पीछे पूरा का पूरा विजन पढ़ के देखेंगे, आप हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे, आप बोर पढ़ेंगे, तो वो इंसान, वो भी इंसान ही थे, उनके पास भी हमारी जैसा ही शरीर था, लेकिन क्या था, विजन बड़ा था। कोई इंसान अगर महान बनता है, कोई बड़ा बनता है, तो कोई उसे महान नहीं बनाता, उसका विचार महान बनाता है, उसका विजन महान बनाता है, उसका शेड्यूल महान बनाता है, उसकी ये प्रेरणा महान बनाती है कि वो जीवन के अंदर कितने लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर पाता है।
जिन लोगों ने जिंदगियों को इन्फ्लुएंस किया है वो सभी महान होते हैं। उन्हें नतमस्तक करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने अपने स्वार्थ को दूर रखा और दूसरे लोगों की जिंदगियों में उजाले के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। ऐसे ऐसे महान शिक्षक मैं जब पता नहीं कितनी लॉन्ग लिस्ट देखता हूं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को पीछे रखा, अपने स्टूडेंटों की जिंदगियों को आगे रखा, समाज को आगे रखा। तो आप इसलिए सफल ना हो कि आप केवल अपने जीवन अपने लिए सफल होना चाहते हैं, आप समाज के लिए सफल हो। और समाज के लिए जो सफल होते हैं उनका इनर मोटिवेशन, समाज के लिए जो देने की प्रेरणा है वो निश्चित तौर से जीवन को बड़ा कर जाएगी। आज ये लेक्चर मैं 26 जनवरी के दिन डिलीवर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि देश के अंदर विचार चल रहा होगा, चिंतन चल रहा होगा इस बात पे कि हमारे देश के कौन ऐसे बड़े लोग थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कर दिया। मैं बहुत बड़ी बात इसमें कहना चाहूँगा कि वो एक इंसान का प्रयास नहीं था। उसमें उन सब लोगों को सल्यूट करूँगा इस वीडियो के मार्फत जो किताबों के पन्नों पे तो नहीं आई, लेकिन उनका योगदान उनसे भी बड़ा था जो किताबों में छा गए। कुछ ऐसी बात जिसे समझ बहुत कम लोग पाते हैं, किताबों में नहीं आ पाते। बहुत सारे लोगों के जीवन में सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशंस बड़े होते हैं। कौन भूलेगा भगत सिंह को, जो इतनी 23-24 साल की एज में जब बच्चा समझना शुरू करता है वो देश के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए और शहीद हो गए। कौन भूलना चाहेगा सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आईएएस का एग्जाम पास किया जाके इंग्लैंड में, आईसीएस की नौकरी छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया देश के लिए। तो उन लोगों से प्रेरणा लो, क्योंकि देश हमारा है। इसमें ना ही देश का कोई पीएम कुछ कर पाएगा, ना ही देश का कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा, क्योंकि उनकी एक सीमित सीमा है। ऐसा नहीं है वो प्रयास नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं प्रयास सभी लोग, लेकिन हम में सबको ही कहीं ना कहीं योगदान देना होगा। हम देश से तो चाहते हैं कि देश हमें कुछ दे, लेकिन हम कभी ये भी सोचें कि हम देश को क्या दे रहे हैं। अगर हम सब ये सोचें कि देश हमारा है, हमें देश को कुछ देना है, हमें जब ये चीजें प्रेरित करेंगी तो हम कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा नहीं है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने योगदान नहीं दिया, या हम ये कहें कि देश आज़ादी के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने विकास नहीं किया। विकासों की हमने लंबी रास्ता पूरी की है, हमने बहुत विकास किया है, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है। हमें देश को ऐसे नवयुवकों की जरूरत है जिनका अपना जो मिशन है वो देश के लिए पहले हो, देश हमारा पहले है, बाद में हम हैं। अगर हम ये सोच कर चलते हैं कि हम पहले हैं, देश बाद में है, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। आप अगर जापान को उठाएं या किसी भी डेवलप कंट्री को उठा के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वहां का हर आदमी पहले ये कहता है मैं इस देश का हूं, उसके बाद कुछ और बोलना चाहेगा। जो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गया था, उठा क्योंकि वहां के नागरिक सब देश के प्रति जवाबदेही समझते हैं। हिंदुस्तान के नागरिकों को भी समझना है, यूथ को समझना है, बच्चों को समझना है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ देश को देने की, और देगा देश के लिए वो जिसके पास कुछ देने को होगा। तो आप देश के लिए कब देंगे? जब आप योग्य बनेंगे। और योग्य कैसे बनेंगे? उसके लिए मेहनत करेंगे। योग्य का कोई रास्ता शॉर्टकट थोड़ी है। आप ये सोचो कि सर पढ़ा रहे हैं और हम योग्य बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सर टीचर एक मार्गदर्शक के तौर पर होता है, इस तौर पर होता है कि बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, उसे बुरे भले का ज्ञान कराता है। वो जब डिप्रेशन में होता है, जब डिस्करेजमेंट दौर में होता है तो उसे मोटिवेट कर रहा होता है, उसका एक रोल है। लेकिन जीवन में परिवर्तन आप खुद करेंगे अपना, कोई नहीं करने वाला है। दुनिया की कोई चीज नहीं है ऐसी आने वाली है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। दुनिया में हर वो इंसान परिवर्तित होता है जो खुद को ये मान के चलता है कि मुझे दुनिया को कुछ देना है, और खुद अपने आप में लगातार ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करता है। तो आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए प्रयास करें, आप सोचें, आप सेल्फ एनालिसिस की है। मैं एक पॉइंट्स जो चाहूंगा इसमें और बोलना, क्योंकि मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक, नाम तो मैंने 3 ही पॉइंट कहे हैं। एक वर्ड्स जो मैं कहना चाहूंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण फिर से आएगा। इसका अंदर इसका जो कंसेप्ट है वो इतना वाइड है कि इस पे मैंने 3 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था। इसे समझें कि इस पे कितनी बार लिखा जा सकता है। सेल्फ एनालिसिस, यू शुड टॉक विद योर सेल्फ। आप अपने से बात कीजिए। लोग जीते हैं लेकिन अपने से बात नहीं करते, दुनिया से बात करते हैं, दुनिया की विचार जानते हैं।
आप अपने विचार खुद से पूछें। आप खुद से पूछें कि हम धरती पाए हैं तो हम दुनिया के अंदर हमारा वजूद क्या है। हम खुद में सोचें कि हमारा वजूद नहीं है तो हमारा वजूद कैसे बने। हम ये सोचें कि अगर हम अपने वजूद के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन हमारे बारे में सोचेगा। दुनिया का हर वो इंसान सफल होता है एक दिन जो अपने वजूद के बारे में सोचता है, जो चाहता है कि धरती के ऊपर उसका भी कोई वजूद हो, वो भी दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाल पाए। आप आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़िए, आप दुनिया भर के साइंटिस्टों के इंटरव्यू पढ़िए। हर वो आईएएस या वो हर साइंटिस्ट या हर वो इंजीनियर्स जो विजन के मामले में सबसे ऊपर सोचता है, वो ही सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला समाज में बनता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सब लोगों की लाइफ को पढ़ा, बड़े बड़े लोगों की लाइफ को पढ़ा, तो एक चीज़ जो मुझे प्रेरित करती है वो ये जरूर प्रेरित करती है कि हर इंसान महान वही बनता है जो समाज को पहले लेकर चलता है, खुद को बाद में लेकर चलता है। अब समाज को आप जब देने की स्थिति में होगे, समाज को तब लेकर चल पाओगे, समाज के लिए जब भी आप कुछ योगदान कर पाओगे जब खुद आपके पास कुछ होगा देने के लिए। आप शिक्षक बन गए, मैंने माना कि आपने कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया, तो आप ये ना माने कि आप उस दिन कंप्लीट हो गए। आप कंप्लीट नहीं होते, आप औरों के मुकाबले हो सकता है बेटर हो, या आपका वो दिन अच्छा रहा हो जिस दिन आप कंपटीशंस का एग्जाम क्वालिफाई कर गए और आपने सोचा कि अब मुझे आगे कुछ मेरे में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। लाइफ लगातार कहती है कि इंप्रूवमेंट की सदा जरूरत होती है, कभी परफेक्शन नहीं आता। अगर आप दार्शनिकों को पढ़ोगे तो वो समय मांगते हैं कि हे भगवान मुझे कुछ समय और दे देता तो मैं कुछ और अपने आप में इंप्रूवमेंट कर लेता। तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको प्रयास करना है, आपको खुद से टॉक करनी है, आपको सदा खुद से पूछना है कि क्या मैं कंपटीशंस की इस दुनिया में जाना चाहता हूं, क्या मैं उसकी कीमत पे कर रहा हूं, क्या मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास शेड्यूल है, क्या मैंने कोई स्ट्रेटजी बना रखी है, क्या मैंने बुकों की लिस्ट बना रखी है, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरा जो मार्गदर्शन हो रहा है वो उचित हो रहा है। हम इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हम खुद से बात ही नहीं करते। हम कंपटीशंस के लिए जाते हैं, स्टूडेंटों के लिए कंपटीशंस में फेल होना ये लगता है कि जब वो पेपर देते हैं उसके बाद सोच रहे होते हैं कि तू तो फेल हो गया इसमें। जब कंपटीशंस पेपर दे के आता है या रिजल्ट आता है तब सोच रहा होता है। वो फेल तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। वो फेल उसी दिन हो जाता है जो उसकी कीमत पे नहीं करने को तैयार होता। वो फेल उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो सुबह से लेकर शाम तक उसके पास ये शेड्यूल नहीं होता कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। फेल वो उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसके पास ये नहीं होता कि हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक का ये स्ट्रेटजी थी, हमने वो पूरी किया नहीं की। फेल वो उस दिन हो जाता है जब वो अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। फेल वो उस दिन हो जाता है जिस दिन किताबें उसे कम मोटिवेट करती हैं और दोस्त उसे जब घुमाने ले जाते हैं वहां उसको मजा आने लगता है, वो फेल होने लगता है। फेल वो उस दिन हो जाता है जब टीचर उसे लगातार बता रहा होता है, जब उसे मोटिवेट कर रहा होता है और बच्चा कहीं और सोच रहा होता है। वो फेल उस दिन हो जाता है। आप ये ना सोचें कि मेरे लिए फेल और पास होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? मुझे एक चीज पता है, वो हर स्टूडेंट सफल होने वाला है जिसने सिलेक्शन की कॉस्ट पे की है और जिन पॉइंटों पे मैं बोल रहा था अभी कि फेल क्यों हो जाता है उस पर उसने पहले ही मनन कर लिया है। सफल आदमी वो होता है जो समय से पहले सोचता है। असफल इंसान वो होता है जो समय के निकल जाने के बाद सोचता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे एंट्री करते हैं और सोच रहे होते हैं हमारी जिंदगी में एक ऐसा टीचर हमें मिल गया है कि यह हमारे जीवन को सफल करने वाला है। कोई नहीं करने वाला सफल, कोई टीचर नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में जो तुम्हें सफल कर दे। टीचर तो तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सफल हो। टीचर तो तुम्हें दिशा देगा, बच्चे ये गलत है ये सही है, इस गलत रास्ते पे मत जा, सही पे जाना है। सफल तो तुम्हें ही होना है। टीचर तुम्हें बताएगा इस बात को कि लेस एफर्ट कैसे लगाएं, मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाएं। लेकिन सपोज किया टीचर बताता है कि इस रास्ते पे चलना है, तुमने उस रास्ते को फॉलो ही नहीं किया। आपने अपनी टीचर कहेगा बच्चे स्ट्रेटजी बना के लाओ, तुमने या तो स्ट्रेटजी बनाई नहीं और स्ट्रेटजी बनाई
तो टीचर से डिस्कस ही नहीं की, या स्ट्रेटजी बना ली और टीचर से कह दिया सर मैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहा हूं। टीचर तुम्हारे घर तो नहीं है, तो क्या होगा? जब टीचर तुम्हारे घर पे नहीं होगा तो तुम अपने समय को खुद देख रहे होगे कि हम उस समय को सही यूटिलाइज कर रहे हैं जीवन के को या नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपका इनर मोटिवेशन इतना साउंड हो कि दुनिया की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं करती। अगर आपको कोई भी दुनिया की कोई चीज विचलित करने के लिए अगर प्रयास भी करती है, वो भी आपको अगर विचलित नहीं कर पाती, तो दुनिया में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, कुछ इतने लंबे समय में मैंने क्या देखा है कंपटीशन को गाइड करते हुए, कि जब टीचर कहता है तो वो असर 2 दिन 4 दिन रहता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेरित नहीं होंगे या आपको ये वीडियो इन्फ्लुएंस नहीं देगी, लेकिन वो मोटिवेशन कितने लंबे समय तक चलता है। अगर यही मोटिवेशन आपके इनर मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए और जैसे ही आप सुबह को उठें और सुबह को उठने के बाद में एक सपना देखें, क्या बनने का? एक बड़ा इंसान बनने का, आप एक सफल इंसान बनने का। आप जीवन के अंदर अगर कोई इंसान सफल होने का और बड़ा इंसान बनने का सपना देखेगा तो समाज को देने का जरूर प्रयास करेगा, क्योंकि हर सफल और बड़ा इंसान वो है मेरी नजर में जो समाज को देता है। और समाज को जब तुम देने का प्रयास करते हो तो समाज आपको पॉजिटिविटी देता है। एक जो बहुत ही बड़ी चीज मैं यहां कहना चाहूंगा वो ये है, दुनिया को देना सीखो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमोशनल बात मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया को दो, गिव। स्टूडेंट सोच रहा होता सर हम क्या दे दें, हम पे तो कुछ भी नहीं, हम तो खुद ही बेरोजगार हैं, हम दुनिया को क्या देंगे। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप जब देने की बात आए तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं। हर समय हम देने की स्थिति में होते हैं, हम देते नहीं। स्टूडेंट सोच रहा होता सर क्या देते हैं। आप जहां रहते हैं गरीबों के बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चों को आपने बुलाया, 1 घंटा उन्हें पढ़ा दिया, पता चला उन 4 बच्चों में से कुछ बच्चे, 1 बच्चा 2 बच्चा या चारों के चारों बच्चे जीवन में सफल हो गए, तो आपने समाज को देना शुरू कर दिया है। आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है तो एक चीज आपके पास देने को होगी, दुआ। कोई परेशानी में है उसके लिए प्रार्थना करो प्रभु से। जब हम किसी को दे रहे होते हैं तो हम दुनिया के अंदर रिसीव कर रहे होते हैं। एक थ्योरी आती है गिव एंड टेक थ्योरी, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है इसमें। तुम ये मत सोचो कि सर ने दुनिया को दिया है तो सर को नहीं मिलता, मिलता है। एक सबसे बड़ी चीज मिलती है सब आत्म संतोष। दूसरी सबसे चीज मिलती है दुआएं, क्योंकि वो इंसान जो देना चाहता है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती, दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। इवन तो भगवान भी सोचने को मजबूर होगा कि जो दुनिया को देने के रास्ते पर चल पड़ता है उसके आगे भगवान भी एक बार को नतमस्तक होकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये दुनिया के लिए देने का प्रयास कर रहा है। इवन तो देने वाला तो भगवान ही होता है, लेकिन एक माध्यम है ये मेरा, तो उसको प्रेरित करता है। और जरूरी है इस समय पे देने वालों की, क्योंकि दुनिया के अंदर मैं क्या देख रहा हूं, एक बड़ा सा अजीब सा अंधकार है जिसमें हर कोई चाहता है कि मिल जाए, वो देना नहीं चाहता। लेकिन जब हम दुनिया को दे रहे होते हैं तो रिसीविंग हमारे साथ आती है। रिसीविंग आती है जब आप दुनिया के अंदर जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। आप ये प्रयास कर रहे होते हैं कि मुझे जीवनों को तब्दीलियां देनी है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। जिन बच्चों की जिंदगियों में आप परिवर्तन देते हो उनके माँ बाप अब ताउम्र आपको याद रखते हैं। उनकी जिंदगी में जब भी कभी बात आती है उस शिक्षक की तो उसका नाम भी लेते हैं। और कितने ही क्लासों में बच्चे मेरे पास फोन आते हैं। एक बार एक स्टूडेंट मेरा प्रोफेसर बना, कोई टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसका फोन आया क्लास लेने के बाद, वो इमोशनल था और फोन करके वो मुझसे कहने लगा सर आज मैं एक लेक्चर दे रहा था और आपको बार बार याद किए जा रहा था, क्योंकि वो सारा टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा था वो कभी मुझे जीवन में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपके एक लेक्चर में वो मुझे मार्गदर्शन मिला था और मैं उस टॉपिक को ऐसा क्लियर क्रिस्टल पढ़ा रहा था तो मुझे आप बार बार याद आ रहे थे। तो बच्चे क्लासों में याद करते हैं। हम भी एज ए टीचर उन टीचरों को बहुत याद करते हैं जिन लोगों से हमने कभी जीवन में सीखा है। हम उस टॉपिक को याद कर रहे होते हैं जब किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, कई कई साल तक पढ़ाते रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को नहीं बता रहे होते, तो कहीं ना कहीं हमारे इनर कॉन्शियस में वो बातें चलती रहती हैं कि ये कंसेप्ट हमने पहली बार इस शिक्षक से सीखा था। तो एक शिक्षक
जीवन के अंदर एक मार्गदर्शक ही नहीं होता, लेकिन लगातार वो मोटिवेट भी करता है। और आपको सोचना यह है कि बहुत ज़रूरत है योग्य शिक्षकों की, देश के अंदर योग्य नागरिकों की और ऐसे लोगों की जो देश के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो आप गिवर बने, आप कोशिश करें कि हम दुनिया के अंदर दुनिया को कुछ देने आए हैं। हमारा एक मिशन है जीवन का, जिसमें हम दुनिया को कुछ बड़ा देने वाले हैं। टॉक काफ़ी सीरियस हो गई, हालांकि क्योंकि जब भी मेरी कोई ओपन टॉक होती है तो काफ़ी इमोशनल होती है। मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी इमोशंस भी थे और जीवन दर्शन था इस टॉक में। ऐसा नहीं है कि मुझे समय लगता है एक दौर से फेज से निकलने में, क्योंकि जब मैं इस तरीक़ा की जब भी टॉक कर रहा होता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे बच्चे वो सामने होते हैं, वो उनकी पिक्चर्स होती हैं जिन लोगों के स्ट्रगल को मैंने बहुत नज़दीक से वॉच किया है। और वो लोगों की मोटिवेशंस हैं, उन लोगों की दुआएं हैं, उन बच्चों की दुआएं हैं जो लोग लगातार, जिन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना की है कि सर की ज़िंदगी सफल रहे। वो सदा दुआएं करते हैं कि सर ने जितना दिया है वो सर समाज के लिए और ज़्यादा दें। समय समय पर बच्चे मोटिवेट करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे विदेशों से फ़ोन आते रहते हैं। मेरा एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट, जिसे मैं इस वीडियो में समापन में याद भी करना चाहूँगा, अमित जैन, अभी कुछ समय पहले उसका फ़ोन आया, यूएस में रहता है। तो उसने मुझसे कहा कि सर, लगातार मैं चाहता हूँ, आपके दिए हुई दिशा पे मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे आप बहुत याद आते हो और मैं मिस करता हूँ आपको सदा जीवन में, और चाहता हूँ कि आपकी तरह बच्चों के जीवन में रोशनियाँ दूँ। तो आप जो बच्चे यहाँ से फॉरेन में जाना चाहते हैं, जो फॉरेन से पढ़ना चाहते हैं, अमेरिका से पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ कोर्स करना चाहते हैं, मैं उनके लिए, बच्चों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करना चाहता हूँ। तो उसने जब ऐसी अच्छा व्यक्त की तो मुझे लगा कि आज से 20 साल पहले कभी मैंने उसे पढ़ाया। 20 साल बाद भी जब बच्चा याद करता है, जब वो अमेरिका से आपको कॉल करता है और उसके अंदर ये रहा है कि मैंने सर से कुछ सीखा है, तो निश्चित तौर से मुझे प्रेरित करता है कुछ और बड़ा करने की। तो मेरा ये मिशन चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी टॉक चल रही थी, ये निश्चित तौर से आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी कि हम दुनिया के अंदर एक अपना बड़ा अस्तित्व बनाएंगे, जीवन के अंदर सफल रहेंगे, हम देश के लिए काम आएंगे, देश के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो इसी के साथ मेरी तरफ से इस लेक्चर को मैं विराम देता हूँ। बोलने के लिए मेरे पास बहुत होता है, क्योंकि ये टॉक्स ऐसी होती हैं कि इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग, आपको पता है, सब इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इन इमोशंस को आप समझेंगे। मैं कुछ बड़ी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर रहा था, तो ये निश्चित तौर से आपको प्रेरित करेंगी कुछ बड़ा करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप एक सफल इंसान बनेंगे। तो 26 जनवरी की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आप एक सफल और योग्य इंसान बने और देश के में एक अपना नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा बनाएं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।